चीन काल की बात है। राजा विक्रमजीत अपने विशाल साम्राज्य पर शासन करता था। उसे अपनी अटूट शक्ति और सोने के भंडारों पर बहुत अहंकार था। वो मानता था कि दुनिया की हर चीज उसके पैरों की धूल है। एक दिन राजा अपने लाव लश्कर के साथ शिकार से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक गरीब आदमी माधव धूल भरी सड़क के बीचों बीच बैठकर मिट्टी से कुछ आकृति बना रहा था। राजा का रास्ता रोकने की धृष्टता देखकर विक्रमजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने अपने घोड़े से उतरकर गर्जना की, ए दरिद्र, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? तू एक सम्राट का मार्ग रोकने का साहस कैसे कर रहा है? माधव ने शांत नजरों से ऊपर देखा। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही कोई पछतावा। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मार्ग तो बिल्कुल खुला है, बस आपके मन का अहंकार उसे देख नहीं पा रहा। ये सुनकर सेना के सिपाही कांप उठे। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली, लेकिन माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मारना तो बहुत सरल है महाराज, पर क्या आप मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर देने का साहस रखते हैं? राजा की तलवार रुक गई और एक अनोखी शर्त की नींव रखी गई। राजा विक्रमजीत ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली और माधव की आंखों में आंखें डालकर कहा, पूछ अपना प्रश्न। ऐसा क्या है जिसका उत्तर इस साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान राजा नहीं दे सकता? माधव ने जमीन पर बनी मिट्टी की छोटी सी मूर्ति की ओर इशारा किया और पूछा, महाराज, इस मूर्ति में और आप में क्या समानता है? अगर आप इसका सही जवाब दे दें तो मैं खुद अपना सिर कलम कर दूंगा, और यदि आप हार गए तो आपको 7 दिनों तक एक साधारण इंसान की तरह मेरे साथ रहना होगा। राजा ठहाका मारकर हंसा और बोला, मूर्ख, मैं जीवित सम्राट हूं और ये बेजान मिट्टी, हम में कोई समानता नहीं। माधव शांत रहा और बोला, सोच लीजिए महाराज, अंत में हम दोनों को ही इसी मिट्टी में मिल जाना है। क्या आपकी सत्ता आपको अमर बना सकती है? यह गहरी बात राजा के दिल में तीर की तरह लगी। क्रोध और जिज्ञासा के बीच फंसे राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। दरबारियों के मना करने के बावजूद राजा ने 7 दिनों का वनवास और माधव की संगति चुन ली। कैसी लगी कहानी? चुनौती स्वीकार करते ही राजा विक्रमजीत ने अपने शाही वस्त्र और मुकुट उतार दिए। माधव ने उसे एक फटा हुआ साधारण कुर्ता दिया और अपने साथ एक छोटी सी झोपड़ी की ओर ले गया। वो राजा जो मखमल के बिस्तरों पर सोने का आदी था, उसे अब कंकड़ पत्थर भरी जमीन पर चलना पड़ रहा था। जैसे ही शाम हुई, राजा को जोरों की भूख लगी। उसने आदेश देने के अंदाज में कहा, माधव, भोजन कहाँ है? हमारे लिए उत्तम व्यंजन लाओ। माधव मुस्कुराया और एक सूखी रोटी का टुकड़ा राजा की ओर बढ़ाते हुए बोला, महाराज, यहाँ कोई नौकर नहीं है, यहाँ भूख ही सबसे बड़ा व्यंजन है। आज आपको इसी से संतोष करना होगा। राजा ने घृणा से उस सूखी रोटी को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा, लेकिन दिन भर की थकान और भूख ने उसे मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसे एहसास हुआ कि महल के 56 भोग में भी वो स्वाद नहीं था जो मेहनत और भूख के बाद मिली उस सूखी रोटी में था। राजा की अकड़ धीरे धीरे ढलती हुई शाम के साथ कम होने लगी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव ने राजा को जगा दिया। राजा की नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन माधव ने हाथ में एक कुदाल थमाते हुए कहा, महाराज, आज हमें गांव के सूखे तालाब को खोदना है ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। आज आप राजा नहीं, एक मजदूर हैं। राजा विक्रमजीत ने कभी भारी औजार हाथ में नहीं पकड़ा था। जैसे ही उसने मिट्टी खोदना शुरू किया, उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए। दोपहर की तपती धूप में पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। राजा का मन हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर महल भाग जाए, लेकिन माधव की वो बात उसे याद आ गई। क्या आपकी सत्ता आपको अमर बना सकती है? शाम तक राजा पसीने से तरबतर था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके थोड़े से काम से तालाब का एक हिस्सा गहरा हो गया है, तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। गांव के छोटे बच्चों ने उसे पानी पिलाया और बड़े बुजुर्गों ने उसे दुआएं दी। पहली बार राजा को एहसास हुआ कि बिना सिंहासन के भी सम्मान कमाया जा सकता है। क्या आप एपिसोड 5 देखना चाहेंगे, जिसमें राजा को गांव की एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा? गांव में अचानक शोर मच गया। राजा विक्रमजीत ने देखा कि एक ताकतवर जमींदार एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। किसान रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन जमींदार उसे धक्के मार रहा था। राजा का खून खौल उठा।
उसने आगे बढ़कर जमींदार का हाथ थाम लिया। जमींदार हंसा और बोला, तू कौन है रे फटे हाल मजदूर, हट जा वरना तुझे भी कोड़े मारूंगा। राजा अपनी पहचान बताने ही वाला था कि उसे माधव की शर्त याद आ गई। उसने खुद पर काबू पाया और बिना तलवार के केवल अपनी तर्क शक्ति और गांव वालों की एकजुटता का उपयोग किया। राजा ने जमींदार को कानून और गांव की पंचायत के सामने खड़ा कर दिया। उसने बड़ी चतुराई से उन कागजों की चोरी पकड़ ली जो जमींदार ने जाली बनवाए थे। पहली बार राजा ने बिना सत्ता के डंडे के केवल न्याय के बल पर जीत हासिल की। गांव वालों ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। राजा को समझ आया कि न्याय सिंहासन से नहीं, निष्पक्ष सोच से आता है। गांव में शांति थी कि तभी घोड़ों के टापों की आवाज गूंज उठी। राजा विक्रमजीत के सेनापति अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया। सेनापति चिल्लाया, हमारे महाराज लापता हैं। अगर किसी ने उन्हें छुपाया है तो इस पूरे गांव को राख कर दिया जाएगा। राजा विक्रमजीत एक पेड़ के पीछे माधव के साथ खड़ा था। उसके पास मौका था कि वो बाहर निकलकर अपनी पहचान बता दे और वापस ऐशो आराम की जिंदगी में लौट जाए। सेनापति की नजर उस फटे हाल मजदूर यानी राजा पर पड़ी, पर वो उसे पहचान नहीं पाया। उसने राजा के पास जाकर पूछा, ए मजदूर, क्या तूने यहाँ किसी अजनबी को देखा है? माधव ने राजा की ओर देखा। राजा के मन में द्वंद्व था। एक तरफ महल का सुख था और दूसरी तरफ गांव वालों की सुरक्षा, जिन्हें सैनिक डरा रहे थे। राजा ने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी और सैनिकों को गलत दिशा में भेजकर गांव वालों को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। उस दिन राजा ने सीखा कि एक रक्षक का धर्म अपनी पहचान से बड़ा होता है। सैनिकों के जाने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमजीत गहरे चिंतन में थे। उन्होंने माधव की ओर देखा और पूछा, तुम एक साधारण फकीर नहीं हो सकते। तुम्हारी बातों में दर्शन है और तुम्हारी आंखों में भविष्य की समझ। आखिर तुम कौन हो? माधव कुटिया के बाहर जल रही आग के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, क्या आपको याद है 20 साल पहले आपके पिता ने एक वफादार मंत्री को महल से निकाल दिया था क्योंकि उसने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया कि उसके पिता के सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार अचानक गायब हो गए थे। माधव ने आगे कहा, मैं उसी मंत्री का बेटा हूं। मेरे पिता ने मरते समय मुझसे कहा था कि राजा बुरा नहीं है, बस उसका अहंकार उसे अंधा कर देता है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तलवार से नहीं बल्कि सत्य से आपको सही राह दिखाऊंगा। राजा को समझ आया कि यह पूरी चुनौती उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान और शासक बनाने के लिए थी। माधव की सच्चाई जानने के बाद राजा विक्रमजीत का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उनके 7 दिन पूरे होने ही वाले थे, लेकिन तभी गांव पर एक भयंकर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा ने विक्रमजीत की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर सीमावर्ती गांव पर हमला कर दिया। गांव में भगदड़ मच गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी। माधव ने कहा, महाराज, अब आपकी परीक्षा का अंतिम चरण है। आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपनी जान बचाकर गुप्त रास्ते से महल भाग जाएं, या इन निहत्थे ग्रामीणों के लिए एक ढाल बनकर खड़े हों। राजा के पास ना सेना थी ना कवच। उन्होंने एक जलती हुई मशाल उठाई और गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने सिखाया कि रणनीति केवल महलों में नहीं बल्कि मैदान जंग में साहस से बनती है। राजा ने अपनी पहचान उजागर किए बिना एक साधारण सेनापति की तरह गांव वालों का नेतृत्व किया। दुश्मन की सेना को लगा कि गांव में कोई बड़ा योद्धा छिपा है और वे पीछे हटने लगे। लेकिन इस संघर्ष में राजा को एक गहरी चोट लगी। कैसी लगी आपको कहानी? दुश्मन की सेना पीछे हट चुकी थी, लेकिन संघर्ष के दौरान राजा विक्रमजीत गहरे घायल हो गए थे। उन्हें झोपड़ी में लाया गया। माधव उनके घावों पर जड़ी बूटियां लगा रहा था। राजा ने दर्द में मुस्कुराते हुए माधव का हाथ थामा और कहा, माधव, आज पहली बार मुझे इस शरीर के घावों में दर्द नहीं बल्कि सुकून महसूस हो रहा है। माधव की आंखों में आंसू थे। राजा ने आगे कहा, महल में रहकर मैंने हजारों जंग जीती, पर आज एक साधारण मजदूर बनकर जो जीत हासिल की है उसका गौरव सबसे अलग है।
मैंने सालों तक सिंहासन पर बैठकर लोगों पर हुक्म चलाया, पर आज समझ आया कि असली राजा वो है जो प्रजा के दुखों को अपना समझे और उनके लिए लहू बहाए। माधव ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपने अपना अहंकार त्याग दिया है। अब आप केवल राजा नहीं, एक महान इंसान बन चुके हैं। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं कल सूरज ना देख पाऊं तो याद रखना कि विक्रमजीत एक अहंकारी राजा के रूप में नहीं, बल्कि इस गांव के एक सेवक के रूप में मरना चाहता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव की सीमा पर शाही सेना और मंत्रियों का हुजूम खड़ा था। राजा विक्रमजीत अब स्वस्थ थे। उन्होंने महल लौटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उनके चलने के अंदाज में अहंकार नहीं, बल्कि शालीनता थी। पूरे गांव ने नम आंखों से अपने अनजान रक्षक को विदा किया। जब राजा दरबार में पहुंचे तो उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठने से पहले माधव को अपने पास बुलाया। दरबारियों को लगा कि शायद माधव को दंड मिलेगा, लेकिन राजा ने अपना मुकुट उतारकर माधव के चरणों में रख दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य का कानून मिट्टी के महलों और गरीबों की कुटिया से तय होगा, न कि केवल ऊंची दीवारों के भीतर। राजा ने माधव को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और राज्य में सेवा और समानता का नया नियम लागू किया। वो अहंकारी राजा अब जनता का राजा बन चुका था। माधव की वो मिट्टी की मूर्ति आज भी महल के प्रवेश द्वार पर रखी है, जो हर आने वाले को याद दिलाती है कि अंत में सबको मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए प्रेम और कर्म ही असली दौलत है। कैसा लगा?